की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर के आगे कंटिन्यू करेंगे और इसके बाद हम लोग आज प्रस्तावना तक देखने के बाद कल से मतलब आज हम इसमें ये भी देख लेंगे कि हम हमारे सोर्सेस क्या क्या रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग कल से आर्टिकल जो भी अनुसूची और भाग है उस पर चर्चा करेंगे। तो आज काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ये क्या रही है, क्या इतिहास में चीज़ें, हालांकि जो पिछला पढ़ के आया ना उसी को हम लोग रिवाइज करेंगे। उधर महोदय ध्यान दीजिए, नहीं तो घंटा भर खड़ा रखेंगे। भारत में संविधान का निर्माण संकल्पना राष्ट्रीय आंदोलन जो इंडियन नेशनल मूवमेंट रहा, हालांकि उसी से शुरू होती है, जिसमें सबसे पहला काम कहाँ से शुरू हो गया था। आमतौर पे देखिए 1919 का जब अधिनियम आता है जिसे हम भारत शासन अधिनियम कहते हैं, वहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी। महात्मा गांधी जी ने 1922 में इस चीज़ को थोड़ा सा पुरजोर तरीके से उठाया था। हालांकि हम देखते हैं नेहरू रिपोर्ट वगैरह भी इस पर काम किया गया था। तो ये थोड़ी सी पृष्ठभूमि है। मोतीलाल नेहरू अध्यक्षता में गठित 10 अगस्त, ये डेट भी ध्यान रखेंगे कि नेहरू रिपोर्ट कब गठित की गई थी और किसने, तो मोतीलाल नेहरू, ठीक है ना। 10 अगस्त 1928 को रिपोर्ट पेश की, जिसमें जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। 17 मई 1927 को कांग्रेस के ये सब घटनाएं बता रहा हूँ कि इसमें संविधान जो है हमारे बनने की या संविधान सभा की बात शुरू हो गई है, ठीक है ना। 17 मई 1927 में कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में भी मोतीलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव पेश किया, जिसमें कांग्रेस के केंद्रीय और प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचन सदस्य के माध्यम से कहीं न कहीं संविधान सभा के बारे में चर्चा शुरू होती है। आगे जो है सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, ये जो बिंदु है वो ये है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस पार्टी ने दिया था, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न बहुत बार बना है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था। 1934 में कांग्रेस की कार्यकारिणी द्वारा औपचारिक रूप से वयस्क मताधिकार के अधिकार पर निर्वाचित जो भी संविधान सभा के सदस्य रहेंगे उनके द्वारा कहीं न कहीं संविधान की बनने या उसकी मांग इत्यादि की बात होगी। अब हम इसकी रचना देखते हैं। तो हम जानते हैं कब से शुरू हो जाएगा संविधान सभा का बैठक, या हम कहें स्थापना कब शुरू हो जाती है, 1946 में। और कब, 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक शुरू होती है। उसमें पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बना दिए जाते हैं, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी। फिर उसके अगले 2 दिन बाद स्थायी सदस्य चुना जाता है 11 दिसंबर को, मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, और वो अंत तक रहते हैं, है ना। 13 क्या हुआ, मतलब शुरुआत बैठक, अच्छा मतलब 13 क्या मतलब, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो शुरुआत तो 9 दिसंबर को होगी, ठीक है। अगले 2 दिन कुछ और डाउट है क्या? हाँ हाँ हाँ, तो अभी अब वो प्रोसीजर आगे चलेगा ना। अभी समझिए कि कौन से सन में, भी ध्यान रखेंगे ना। पहले ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कुल सदस्य कितने थे, क्योंकि जब कांग्रेस से जब मुस्लिम लीग अलग हट जाएगी तब कम ही सदस्य बचेंगे, समझ रहे ना। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, जब कंटिन्यू करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें जो है संविधान सभा द्वारा जो है शुरू कर दी गई है स्थापना, है ना। कैबिनेट मिशन द्वारा शुरू किया गया 1946 में। और संविधान सभा के कुल 380 सदस्य थे, जिनमें से प्रांतों के प्रतिनिधि, मुख्य आयुक्त प्रांत जो चीफ कमिश्नर, ये सब अलग अलग जगहों के थे। 193 देशी लोग थे। ये सब जो है 380 लोग संविधान सभा में मतलब बैठक शुरू करते हैं, ठीक। ये होना था पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 है, तो चलो बाई मिस्टेक है, उसमें कहाँ इतना ध्यान दे रहे हो भाई। तो 1946 को पहली बैठक हो जाती है और सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना जाता है। और आज के ज़माने में जो जैसे लोकसभा स्पीकर हैं, समझने के लिए समझिए, लोकसभा स्पीकर जो रोल अदा करते हैं उस समय संविधान सभा के अध्यक्ष वही रोल अदा करते थे। हालांकि हम एक तरीके से ये भी देख सकते हैं कि राष्ट्रपति के रूप में भी हम कह सकते हैं काम कर सकते थे, कि हाँ जो बैठकें हैं उन पे संतुति करना और या लास्ट में सिग्नेचर कर देना। लास्ट में से जब सिग्नेचर होगा तभी तो संविधान मतलब अप्लाई हो जाएगा, अंगीकार कर लिया जाएगा। तो राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए। यहाँ से प्रश्न कई बार बनता है, संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बहुत बार पूछा है ना। कानून के बहुत प्रज्ञान पंडित, है ना, प्रकांड पंडित होते हैं ना, BN राव जो संवैधानिक सलाहकार रहे, ठीक है ना। इनको चुन लिया गया है।
और क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखते हैं जो घटनाक्रम में कुछ महत्वपूर्ण, हम सीधा सीधा जो पॉइंट्स हैं हमारे, जो प्रश्न प्रश्न जहाँ से लिए जाएंगे वो हम लोग रखे हैं। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत जो हमारी संविधान सभा की स्थापना होती है, क्लियर है। कैबिनेट मिशन जब आएगा 1946 में, तभी 9 दिसंबर 1946 से कहानी शुरू हो जाएगी। टोटल जो है जो सत्र चला वो 11 सत्र चलाए गए थे, ठीक है ना। और पहला जो सत्र रहा 9 से 23 दिसंबर 1946, जैसे सत्र का मतलब आज भी संसद सत्र चलाया जाता है। फिर आप देखेंगे बीच में छुट्टियां रहती हैं, अवकाश रहता है ना, तो अवकाश रहता है तो कभी जो बसंत का तो होता नहीं, बरसात वाली जो होता है कि अब जो है मानसून अवकाश है, तो वो सत्र जो आज चलता है वैसे भी उस समय चला था। जो पहला सत्र था वो 9 से 23 दिसंबर 1946। आखिरी सत्र को ध्यान रख लीजिएगा, कई बार पूछ लेता है, तो हमें पता है आखिरी 26 नवंबर, ये डेट याद रखिए, 26 नवंबर 1949, क्योंकि इसी दिन क्या होगा, संविधान को अंगीकृत कर लिया जाएगा, समझ रहे ना, अपनाया जाएगा, अंगीकृत कर लिया जाएगा। तो 14 से 26 नवंबर ये 11वीं सत्र रहा। उसके बाद 24 अगस्त 1950 को हस्ताक्षर कर दिया गया और विशेष बैठक बुलाया गया कि मतलब हस्ताक्षर करके यहाँ से काम जो है कहीं ना कहीं कंप्लीट कर दिया जाए संविधान के मामले में। हालांकि बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं जनवरी में, 24 जनवरी को बहुत सारी चीज़ें अप्लाई की जाएंगी, ठीक है, तो उनको हम देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत इत्यादि चीज़ें रही हैं। अब जो है मुस्लिम लीग जो है वो चले जाते हैं बाहर, ये ध्यान रखेंगे कि ये थोड़ा सा गड़बड़ है, ये जो है डेटा टोटल जो है, हाँ, कह रहा मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का जो है अपने सदस्य तो भेजे नहीं, वापस बुला लिया, तो 299 सदस्य ही रह गए 389 के स्थान पर, ठीक है ना। और बाकी कितने देशी से कितने क्या थे वो हमें मतलब नहीं है, यहाँ ध्यान रखिए। समितियाँ कितनी बनाई गई थी, 22, ठीक है ना, समितियाँ 22 बनाई गई थी और 12 समितियाँ मूल मामले से संबंधित थी, बाकी जो 10 समितियाँ थी अन्य हम कह सकते हैं कार्यविधि संबंधित मामलों से संबंधित थी। 22 समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त एक 7 सदस्यीय प्रारूप समिति, है ना, क्योंकि 7 सदस्य लोग थे, उन सदस्यों से भी प्रश्न पूरा बनता है जिनको हम अभी याद करेंगे, ठीक है ना। एक तो खुद वो अध्यक्ष रहेंगे, बाकी अन्य सदस्यों में तो जिसे हम ड्राफ्ट कमेटी कहते हैं, यानी कि प्रारूप पूरा कैसा रहेगा, संविधान का मसौदा कैसा रहेगा, वो सब अम्बेडकर साहब देखेंगे, है ना। इसीलिए क्या कहा जाता है, इन्हें संविधान के निर्माता के रूप में जाना जाता है, ठीक है। प्रस्ताव तैयार किया गया जिसे जनवरी 1948 में प्रकाशित कर दिया गया और जनता के प्रारूप पर विचार करने, संशोधन, अलग अलग जगहों पे इस चीज़ पे काम दिया गया। 8 महीने का टाइम दिया गया कि आप इस पे अपना विचार रख सकते हैं। और टोटल कितने संशोधन कर लिए गए, ध्यान रखेंगे, कुल 7635 संशोधन सदन में पेश किए गए, जिनमें से 2473 पर बहस हुई और उन्हें कहीं ना कहीं हाँ सॉर्ट आउट किया गया, ठीक है। इतने विषय कि हाँ इसमें आप अपने विचार दे सकते हैं। और वहाँ पे सोचिए राजेंद्र प्रसाद साहब लेग बैठे होंगे, वही जो आजकल लोकसभा स्पीकर बैठे होते हैं, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, सब चीज़ें। अब जो है 26 नवंबर 1949 को क्या कर लिया गया, संविधान को अंगीकार कर लिया गया, क्योंकि हम इंतजार कर रहे थे कि हमें 26 जनवरी को ही, चूँकि जब हम संविधान बनाना शुरू किए हैं 9 दिसंबर 1946 से, तो मोटा मोटी हमें 3 साल लगे हैं। कितना समय लग गया टोटल, ये प्रश्न पूछता है, कितना समय लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। लेकिन हम भाई उस दिन भी तो संविधान लागू कर सकते थे जिस दिन बन गया हमारा, लेकिन हम इंतजार कर रहे थे किसका, 26 जनवरी का। क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में ही, हालांकि 1929 का हम अधिवेशन देखते हैं लाहौर वाला, उसकी वजह से वहाँ पे रावी नदी के तट पे झंडा वंडा फहराया गया, स्वाधीनता दिवस मनाया गया था, तो उसीलिए हम 26 जनवरी का वेट कर रहे थे, ठीक है ना। तो नवंबर में हम संविधान बना चुके थे, लेकिन तब तक काम चलाने के लिए कुछ संविधान को अंगीकार कर लिया गया। 26 नवंबर से हम इंतजार करते रहे 26 जनवरी तक का, ठीक है ना, तो अंगीकार कर दिया गया और बाकी जो है 1950 में लागू कर दिया जाता है, ये चर्चा। अब ध्यान से समझिए, प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं वहां से प्रश्न पूछता है। और गठन कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन कर दिया गया, जो ड्राफ्ट तैयार करेगा, है ना, जिसके अध्यक्ष कौन रहेंगे, अंबेडकर साहब। अन्य सदस्यों में एन गोपाला स्वामी, 2 लोग जो है बदलेंगे समय के साथ, ये ध्यान रखेंगे।
एन गोपाला स्वामी आयंकर, के एम मुंशी, अल्लादी कृष्णामचारी अय्यर, ठीक है ना, मोहम्मद सदाउल्ला, है ना, सदाउल्ला रहेगा ये, कोई दिक्कत नहीं है, सदाउल्ला, ठीक है ना। फिर बीएल मिश्र, बीएल मित्र या मिश्र, तो बीएल मित्र की जगह पे चूंकि इनकी तबीयत हो जाती खराब तो इनको कौन किसे बुला लिया जाए, हाँ एन माधवन राव को, ठीक है ना, एन माधवन राव को इनकी जगह पे रिप्लेस किया जाता है। और डीपी खेतान की हो जाती है, पूछ लेता है कि किसकी मृत्यु हो गई थी, वह कौन सा ऐसा ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य मेंबर थे जिनकी मृत्यु हो जाती है, लंबा समय भी है मोटा मोटी 3 साल का, तो उसमें इनकी हो जाती है मृत्यु खेतान साहब की, ठीक है ना, डीपी खेतान साहब की। और उसके बाद इनकी जगह पे कृष्णामचारी जी को सदस्य के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है। पुनः एक बार इसको दोहरा लीजिए, अध्यक्ष तो जानते ही हैं, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष, अन्य सदस्यों में एन गोपाला स्वामी आयंगर, के एम मुंशी, इसको ऐसे ही सपाट याद कर लीजिए, अगर नहीं याद है तो कुछ आप चाहे तो लिंक कर सकते हैं ना। अल्लादी कृष्णामचारी अय्यर, मोहम्मद सदाउल्ला, फिर बीएल मित्र की जगह पे कौन आ जाएंगे, एन माधवन राव, और डीपी खेतान की हो जाती है मृत्यु तो उनकी जगह पे एन कृष्णाचारी, है ना, एम कृष्णामचारी, ठीक है, ध्यान रहेगा, ठीक है, बस कृष्णामचारी याद रखिए। यहाँ से प्रश्न बनता है इस स्लाइड से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। थोड़ा सा हम लोग अन्य समितियों को देख लेते हैं, अन्य समितियों से पूछता है कई बार प्रश्न, ज़्यादातर राजेंद्र प्रसाद से कई बार पूछ लेता है, लेकिन जितने लोगों से पूछता है उनको आमतौर पर रखा गया है, सभी तो नहीं लेकिन महत्वपूर्ण। सबसे पहली बात तो प्रारूप समिति हम जानते हैं, अभी पढ़ के आए हैं, कौन हो जाएंगे, अंबेडकर साहब। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। याद रखने का तरीका क्या है, जो सुप्रीम कुर्सी जो है, सुप्रीम कोर्ट नहीं कह रहा हूँ, सुप्रीम कुर्सी जो है उस संविधान सभा का, उस पर प्रसाद जी ही बैठे हैं ऊपर, है ना, वो सबकी बात सुन रहे हैं, है ना, सब आपस में झगड़ रहे, नहीं ये होना चाहिए, नहीं वो होना चाहिए, फलाने देश से लाना चाहिए, नहीं क्या नहीं वहाँ से लाना चाहिए, चल रहा है, जो आज भी संसद में लड़ाई झगड़ा होता है ना सांसदों के बीच में, तो वो संचालन करने का इनका जो है दायित्व है, तो याद रखने के लिए बस, ठीक है। तो संचालक समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वित्त और कर्मचारी मंत्रालय ये भी इन्हीं के पास है, प्रत्यक्ष पत्र समिति अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ठीक है, सदन समिति बीएन पट्टाभी रमैया, कार्य संचालन समिति थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखेंगे, के एम मुंशी, ठीक है ना, कार्य संचालन समिति के एम मुंशी, तदर्थ झंडा समिति, ठीक है, झंडा समिति से कई बार प्रश्न बना है, ठीक है ना, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन रहेंगे, हाँ, संविधान सभा की कार्यकारी समिति तो जीवी मावलंकर, ठीक है ना, और बाकी प्रांतीय समिति तो आप गलती से गलत कर बैठेंगे कि प्रांतीय समिति मतलब हम समझ जाएंगे अच्छा गृह मंत्री साहब, तो वो गलत कर बैठेंगे। प्रांतीय समिति के कौन है होंगे, नेहरू साहब, ना कि पटेल, पटेल जी को यहाँ नहीं लाएंगे, कुछ लोग ज़बरदस्ती पटेल जी को ले आएंगे, ये प्रांतीय समिति वाली बात है, ठीक है, तो गलती नहीं करना है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लीजिएगा। मूल अधिकार हो, अल्पसंख्यक जनजाति वाले मामले हो, दूरस्थ क्षेत्र और सलाहकार समिति, ये हैं वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक मामलों के उप समिति हैं एस.सी. मुखर्जी, मूल अधिकार के लिए उप समिति बना दिए गए हैं। जो कुछ अन्य समितियां हैं इसमें हम देख रहे हैं तो कृपलानी साहब, उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति, असम जैसे दूरस्थ अन्य जो क्षेत्र वाले हैं वहाँ पे गोपीनाथ बोरदोलाई, है ना, ये बहुत ज़्यादा नहीं बनता है, यहाँ स्टार बनाएंगे वो ध्यान रखेंगे। संघीय संविधान समिति ये ध्यान रखेंगे जवाहरलाल नेहरू, और संघीय कार्य समिति यानी कि जो भी राज्यों और संघ से संबंधित बात आएगी नेहरू जी को आप इसमें आराम से टिक कर लीजिएगा। झंडा समिति जरूर ध्यान रखिएगा, सदन समिति और कार्य संचालन समिति भी याद रखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें से ज़्यादा, ठीक है ना। और जो भी प्रारूप समिति के सदस्य अन्य सदस्यों में थे उनको भी ध्यान रखेंगे पूरी तरीके से, ठीक है ना। संविधान अब शुरू हो गया, ये तो थोड़ा सा रख लिया गया कि हाँ चीज़ें, तो 20 नवंबर 1949 को पहले क्या किया गया, हाँ अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को क्या है यार, 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू कर दिया गया। हम जानते हैं 26 जनवरी को ही लागू क्यों किया गया, क्योंकि 30 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का लाहौर में अधिवेशन होता है 1929 में, और 26 जनवरी में, ध्यान से समझिएगा, 26 जनवरी 1930 के समय में रात का टाइम होता है एक्चुअली वो, तो वहाँ पे कौन सी नदी होती है, कई बार पूछा है, रावी नदी के तट पर स्वाधीनता दिवस मनाएगा कि हम लोग क्या हैं, स्वाधीन है। कल्पना करिए हम अभी 1930 में हैं, अभी हमें 17-18 साल लगेंगे आज़ाद होने में, है ना,
17 साल तो पूरा लग गया ना, 17.5 साल हो गए। उसके बाद अभी हमें 2-3 साल और लगने हैं, तब हम जाके संविधान लागू कर पाएंगे अपना, ठीक है ना। और जब तक आप अपने आप संविधान अपना नहीं लागू करते तब तक तो आप अपराध ही नहीं तो हैं, है ना। तो पूर्ण स्वाधीनता स्वतंत्रता घोषित कर दिया गया। 26 जनवरी को 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा कर दी गई। ये सब चीज़ें हुई थी और बाकी हम जानते हैं। अच्छा, मूल संविधान में आज भी और पहले भी कितने अनुच्छेद थे? मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और कितने भाग? 22 भाग, ठीक है ना। आज अनुसूचियों की संख्या बढ़ी है, बाकी तो सब सेम टू सेम रहते हैं, है ना, क्योंकि उन्हीं की संख्या 9, 10, 11, 12 कर दी गई। कुछ अन्य चीज़ें जैसे हम देख सकते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट काम जब हमारा संविधान लागू हो रहा है उस समय, तो 1949 में भारत द्वारा कॉमनवेल्थ देशों को संगठन की सदस्यता ली गई। कॉमनवेल्थ मतलब वो लोग जो अंग्रेज़ों के गुलाम रहे हैं। पहली बात तो ये कॉमनवेल्थ गेम होते हैं, ठीक। तो 1949 में 22 जुलाई वाला ये जितना है डेट, ये सारे के सारे आपके प्रश्न हैं जो बने हुए हैं और बनते ही बनते हैं, आगे बनेंगे, ठीक है। तो 22 जुलाई 1947 को क्या किया गया? हमारा जो तिरंगा है उसको अपनाया गया। हालांकि तिरंगा पहले अलग अलग तरीके से प्रोसीजर से गुजरा, लेकिन लास्टली में, अच्छा मैं पूछूंगा, बताइए किस तिरंगा को किसने बनाया था? है ना, पिंगली वेंकैया जी ने बनाया था हमारा वर्तमान तिरंगा जो है। बड़ी समस्या थी, गांधी जी का मत था कि भाई तुम चरखा रखना इसमें। चरखा तो रख रहे थे लेकिन बिगड़ जा रहा था मामला, क्योंकि एक तरफ से चरखा दूसरी तरफ से जो दिख रहा था, दूसरी तरफ से उल्टा हो जा रहा था, इसलिए बीच में बाद में चक्र रखा गया है। पहले चरखा ही रखा जाता था। तो अब सोचिए तिरंगा आज बनता है तो जो चरखा है, बीच में चक्र है, वो आप इस हिस्से से देखेंगे तब भी और उधर से देखेंगे तब भी सेम टू सेम होता है ना। तो वैसे कितने रंग होते हैं तिरंगे में? बड़े होशियार हैं सब यार, हैं। तिरंगा मतलब 3 रंग होना चाहिए ना। हाँ ये देखो है भाई है कि नहीं। तो देखिए ये है केसरी, सफ़ेद और बीच में नीला भी तो है, ठीक है ना, जिसको मैं अभी लाल कर दिया, नीला, ठीक है ना। 4 रंग होते हैं, नाम तिरंगा है, रंग 4 हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा है। अब मैं पूछूंगा ज़रा, सभी लोग बताएंगे उधर से, उधर सबसे पीछे वाले बताएंगे। झंडे की जो है, हमारे तिरंगे की जो है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्या है? यादव जी का दिमाग चलता है सुना करो भाई, मैं क्या पूछा हूँ, मैंने क्या कहा? चौड़ाई और लंबाई, और सब लोग क्या बता रहे हैं? लंबाई और चौड़ाई, ठीक है ना। तो जब मैं चौड़ाई पहले बोला हूँ तो चौड़ाई पहले रखिए, है कि नहीं। तो 3:2 में रहता आमतौर पर लंबाई चौड़ाई, लेकिन अब मैं उल्टा बोला हूँ तो आपको ऐसे ही बताना है ना, 2:3 में, ठीक है ना। वो तो मैं देखना चाह रहा था एक्टिव हैं कि नहीं आप लोग, है ना। तो 22 जुलाई डेट ध्यान रखेंगे, इस दिन हमारा तिरंगा अपना लिया गया था, उस दिन से हम तिरंगा फहराने लगे, है ना। 24 जनवरी 1900, अब 24 वाले सारे डेट जो है इंपॉर्टेंट ही है, सब जानते हैं, आसान है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को स्वीकार कर लिया गया। राष्ट्रगान जन गण मन, है ना, किसके द्वारा रचित है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। और चूंकि हम जानते हैं ये ऐसे व्यक्ति हैं, बड़े प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं, और इन्होंने 2 देशों का राष्ट्रगान लिखा है, जिसमें से एक हमारा हिंदुस्तान का है, देखो दांत फाड़ रही बैठ के, और दूसरा क्या नाम है उसके बंगला, अमार सोनार, ठीक है ना। बाकी ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला है, अम्बेडकर साहब को, सॉरी गलती से क्या बोल रहा हूँ, टैगोर जी को, है ना। नोबेल पुरस्कार कब मिला था? और नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 1901 में स्थापना होती है नोबेल पुरस्कार की, है ना। जो अल्फ्रेड नोबेल महोदय हैं, उनके बैंक जो स्विस बैंक में पैसे रखे हैं उसके ब्याज से दिया जाता है। तो उन्होंने शुरू किया, मतलब उनके वजह से शुरू हुआ, या उनके धनराशि से हम कहेंगे, चल रहा है 1901 में। 12 साल बाद एशिया में पहली बार मिला लिटरेचर के क्षेत्र में, और पुस्तक का नाम क्या था? गीतांजलि, है ना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने या रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने लिखा था, ठीक है ना। तो राष्ट्रगान भाई इन्हीं का है, काफ़ी महत्वपूर्ण था। राष्ट्रगान गाया कब गया था? राष्ट्रगान कब गाया गया था, किस अधिवेशन में?
पहली बार? हाँ, कलकत्ता में कब? कई बार ये पूछता है। 1911 में। राष्ट्रगीत? हाँ, राष्ट्रगीत वंदे मातरम है ना, वो तो पहले ही गा लिया गया था, या पहले ही जो है कांग्रेस के अधिवेशन में उसका जो है गायन हो चुका था, ठीक है ना। और लेकिन दोनों कलकत्ता के अधिवेशन में ही हैं। पहले यहाँ समझ लो, नहीं तो ये मेन चीज़ छूट जाएगा हम लोग का। 24 जनवरी 24 जनवरी 24 जनवरी, ठीक है ना। 24 जनवरी को राष्ट्रगीत और 24 जनवरी को राष्ट्रगान। तिरंगा हमारा पहले ही, कब? 22 जुलाई में। ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अब राजेंद्र प्रसाद जी को क्या है, पहली पोस्ट मिली है राष्ट्रपति के रूप में, है ना, अनुच्छेद 52, ठीक है। तो ये 24 जनवरी को ये कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, ध्यान रखेंगे ना, यहाँ से प्रश्न ठीक ठाक बनता है। अब हम देखेंगे कि हम लोगों ने, चूँकि हम जानते हैं कि हमारी संविधान का जो बेस है, मूलभूत आधार है, वो क्या है? भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना। लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किए हैं, लिए हैं, है ना। तो उसमें से जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो बार बार पूछी जाती हैं, उनको हम लोग देखेंगे। वैसे देशों के रूप में अगर विकल्प में आए कि किस देश से हमारा संविधान मतलब मूल रूप से लिया गया है, बनाया गया है, तो हम ब्रिटेन कहते हैं, नहीं तो भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है ना। विकल्प बेंटर करता है किस तरीके से संविधान की जननी के रूप में क्या प्रश्न पूछता है। तो सबसे पहले हम ब्रिटेन को देखते हैं, हम क्या क्या चीज़ें देशों से लिए हैं, जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। तो हमारा बेस ही है ब्रिटेन या 1935 का अधिनियम, भाई उन्होंने तो दिया था 1935 वाला भी। तो सेम जैसे संसदीय, हमारे यहाँ संसदीय शासन प्रणाली है ना, जैसे हमारे यहाँ संसद है और उसके थ्रू सारी चीज़ चलती हैं। संसदीय विशेषाधिकार है, विधि का शासन है ना, सबके लिए कानून क्या है? बराबर है। विधायी प्रक्रियाएं हैं, एकल नागरिकता हमारे यहाँ है, ये बड़ी बात है। ये कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से, ध्यान रखते रहेंगे। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से, संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से, विधि का शासन, कानून का जो है राज रहेगा ब्रिटेन से, विधायी प्रक्रिया रहेगी ब्रिटेन से, बार बार इसलिए बोल रहा हूँ याद हो जाए। एकल नागरिकता ये भी ब्रिटेन से, ठीक है ना। चुनाव में सर्वाधिक मत जो पाएगा, है ना, उसके आधार पर जिसकी जीत होगी वो भी क्या है? ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल प्रणाली तो ब्रिटेन की ही है, और परमाधिकार, उसके परमाधिकार लेख, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब ब्रिटेन से लिया गया है ना। द्विसदन का मतलब वही उच्च सदन और निम्न सदन, ठीक है ना। उच्च सदन और निम्न सदन, अनुच्छेद क्या रहेगा? निम्न सदन का अनुच्छेद कौन सा होता है? किस अनुच्छेद में निम्न सदन की चर्चा की गई है भारतीय संविधान में? निम्न। मैं इतनी बार इसको लिखता हूं कि कम से कम एकदम से जो बिल्कुल चाहे ही मत की याद हो तब भी याद हो जाए। संसद बराबर, मैं कहता हूं राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस राष्ट्रपति। ये बार बार कहता हूं ना, ये हमारा जो है मैथ्स का रूल है, ठीक है ना। तो संसदीय प्रणाली भैया 79। फिर यह है उच्च सदन, मैं अभी पूछ रहा था निम्न सदन, तो उच्च सदन कितने में है और निम्न सदन और जो महामहिम है ना, ये होता है, ये मिलकर के संसद का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। बात समझ आ रही है? किसको किसको अभी तक याद नहीं था? बाकियों को तो याद था, चलो ठीक है, कम से कम कुछ लोग ईमानदार हैं। ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसको मैं बहुत बार बताता हूँ। अब देखिए, ब्रिटेन से ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें ली गई हैं, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एकल नागरिकता से प्रश्न बनेगा, ध्यान रखिएगा, मुझे ऐसा लगता है ना। अब हम आयरलैंड को देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है कि क्या लिया गया आयरलैंड से? नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात नीति निर्देशक सिद्धांतों की हम बात करते हैं, किस अनुच्छेद में रखा जाता है? मतलब राज्य को वो निर्देश दिया जाए कि राज्य क्या करेगा, लोगों के लिए राज्य के अपने कर्तव्य क्या हैं। तो अनुच्छेद जब हम देखते हैं तो 36 से 51 तक जो है ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, अर्थात हम भाग 4 कहते हैं, है ना।
अभी तो आगे हम पढ़ेंगे सब कुछ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देखते चलिए। तो 36 से 51 तक राज्य को, राज्य मतलब सरकार को ये दिया गया है काम कि भाई आप क्या करेंगे लोगों के लिए, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा काम जो है नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको याद ना हो, जिनको याद ना हो कैसे याद करेंगे, तो मैं कहता हूं कि नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, नीति यानी स्ट्रेट रहना है ना, स्ट्रिक्ट रहना। और स्ट्रिक्ट रहने के लिए आपको क्या है, जैसे आयन होता है लोहा, है ना, तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आमतौर पे कठोर होना चाहिए, तो ऐसे याद हो जाएगा, बस हमें लिंक करना होता है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, जिसे हम सामान्य एंग्लो इंडियन कह लें, राज्यसभा में कितने सदस्य चुने जाएंगे एंग्लो इंडियन के? 12। 250 में से 12 एंग्लो इंडियन ही रहेंगे। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा आदि के क्षेत्रों में जो ख्याति प्राप्त लोग होंगे उनका मनोनयन करेंगे, जिसे हम एंग्लो इंडियन कहते हैं, है ना, आंग्ल भारतीय के रूप में जानते हैं, ठीक है। और लोकसभा में कितने लोगों का मनोनयन करेंगे राष्ट्रपति महोदय? 2 लोग, है ना। तो 545 अभी, एक्चुअली 552 है टोटल, लेकिन 545, 543 + 2 अभी चल रहा है, ठीक है ना। तो आयरलैंड का ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक सिद्धांत और साथ साथ में एंग्लो इंडियन, ठीक है ना। उसके उपरांत दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछता है कि भैया अनुच्छेद कौन सा रहेगा, बताओ? 368, है ना, बहुत फेमस रहता है भाई। और 368 जो है, आज भी हमारे संविधान निर्माता लोग संसद में बैठते हैं, संविधान बिगाड़ते हैं, संविधान बनाते हैं, है ना। लिख देंगे अनुच्छेद 370 में कि आज से या उससे पूर्व से, शुरुआत से जब से संविधान लागू हुआ तब से आज तक जो परिवर्तन हुए वो सब के सब अनुच्छेद जम्मू कश्मीर पर लागू माने जाएंगे, या भविष्य में जो भी परिवर्तन होगा वो सब माने जाएंगे, है ना। पहले लिखा था कि ये विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है ना, झंडा वंडा रख सकते हैं, ये सब था। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, जिसे हम अनुच्छेद 368 के थ्रू देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। बताओ बाबू किस भाग में है? भाग 20 में इसकी चर्चा होती है, और इसमें एक ही है अनुच्छेद 368, जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये समझो कि संविधान को एक बार रट के आप याद कर लें तो समस्या है, उसको आम बोलचाल में, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तब भी संविधान ले आइए, ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तब भी संविधान ले आइए, है ना, मैथ्स पढ़ रहे हैं तब भी ले आओ संविधान, ठीक है। मतलब याद करने का ये चूंकि अंक है ना, तो ऐसे राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन की प्रक्रिया भी इसी में दिया गया है। वैसे हम जानते हैं राज्यसभा जो है उच्च सदन है, 6 साल का होता है, यानी कि इसे भंग नहीं किया जा सकता। 2 साल में 1/3 लोग क्या होंगे, बदलते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये दोनों ध्यान रखेंगे, ये तो याद रहता लेकिन ये भूल जाएंगे आप, इसको भी याद रखिए। राज्यसभा में जो भी सदस्य हैं उनका निर्वाचन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। अमेरिका और रसिया दोनों एक साथ याद रखेंगे। जब बात अमेरिका की होगी तो मूल अधिकार की बात होगी, जब बात रसिया की होगी तो मौलिक कर्तव्य की बात होगी, है ना। मूल अधिकार अर्थात सारे के सारे किस अनुच्छेद में हैं, कहाँ से कहाँ तक? मौलिक अधिकार पूरा का पूरा 12 से 35 तक मूल अधिकार ही तो है। हम लोग मूल अधिकार खूब गाते रहे कि हमें दे दो अधिकार, दे दो अधिकार, कर्तव्य भूल गए कि कर्तव्य भी होना चाहिए ना। तो बाद में रसिया से वो चीज़ ली गई, है ना, सरदार सोन सिंह समिति के तहत, मतलब उन्होंने लिया। तो भाग 3 में इसकी चर्चा है, ठीक है ना। भाग 3 में 12 से 35 तक मूल अधिकार जो अमेरिका से लिया गया है। याद रखने का तरीका क्या है भैया? अधिकार आमतौर पे जैसे याद, अमेरिका और रसिया का अगर आप संबंध, जिसको याद नहीं हो, वैसे सबको याद होना चाहिए, जिसको याद ना हो, अमेरिका और रूस को एक साथ एक पटल पे लाइए भारत के संदर्भ में, ठीक है ना। और उसमें आप देखिए कि रूस जो है एक मित्र होने का कर्तव्य निभाता है हमेशा, है ना, और ये तो मौका ढूंढता है ना। तो कई बार कहेगा ये तो मेरा अधिकार है, तो बस ऐसे याद रखो, कर्तव्य वाला काम मित्र करता है ना। तो मूल अधिकार न्यायिक पुनरावलोकन होता है, फिर से न्यायिक पुनरावलोकन होगा कि ये फैसला सही है या गलत है, सुप्रीम कोर्ट इसको देखती है ना। और बाकी संविधान की जो सर्वोच्चता वो अमेरिका से लिया गया कि संविधान ही सबसे ऊंचा है हमारे यहाँ, है ना। हमारे यहाँ तो संविधान की ही चलेगी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, सब संविधान के नीचे हैं, ठीक है ना। धर्म जाति ये सब पीछे हो जाएंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाएगा। महाभियोग कौन सा आर्टिकल है? 61, ठीक है ना। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा होनी है। तो ये किस में लगाया जाएगा? अमेरिका।
अमेरिका से राष्ट्रपति, चूंकि राष्ट्रपति वहाँ का क्या होता है, कार्यकारी प्रमुख और कार्यपालिका सभी प्रमुख वही होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें हम वहीं से लेते हैं। उपराष्ट्रपति का पद भी हम वहीं से लिए हैं, है ना, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है। उद्देशिका का विचार जो हमारे प्रस्तावना है उसको, अभी प्रस्तावना को देखेंगे, विधिवत देखेंगे, ठीक है ना। ये सब कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से। थोड़ा सा कनाडा को देख लेते हैं, है ना, बगल में। आजकल थोड़ा सा ट्रूडो साहब से जो है खटपट चल रही है, 36 का आंकड़ा चल रहा है, मोदी वर्सेस ट्रूडो, है ना। कनाडा एक सशक्त केंद्र के साथ अर्ध संघ सरकार का स्वरूप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे बड़ी बात यही है कि आज हमारे पास जो है, हम संघात्मक तो हैं लेकिन कहीं न कहीं केंद्र सरकार के पास ज़्यादा शक्तियां हैं। हम सूचियों में भी देखते हैं तो 100 शक्ति जो है केंद्र के पास है और राज्यों के पास 62 ही है, ठीक है ना। तो एक सशक्त केंद्र सरकार, ना कि पता चला बीच में मोदी जी इतना पूरे भारत के पीएम हैं और किसी एक राज्य के आगे सीएम, पता चला बाबा जी आगे बोले कि देखो मैं हूँ जो हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि हमारे पास ये है, यानी कि केंद्र जो है सशक्त होगा तुलनात्मक रूप से राज्यों के, ठीक है ना। अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी, ठीक है, मतलब केंद्र को शक्ति कहीं न कहीं कनाडा ही देगा। शक्ति विभाजन संघ और राज्यों के बीच में, संघ, राज्य और समवर्ती शक्तियों का विभाजन इसी में होगा, जिसे हम 7वीं अनुसूची के तहत देखते हैं, है ना। राज्यपाल की नियुक्ति भी इसी के तहत होगा, राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा में, है ना। और राज्यपाल जानते हैं राष्ट्रपति नियुक्त करता है, उसको प्रसाद पर्यंत रहता है, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है राज्यपाल की, है ना। प्रसाद पर्यंत, जब तक उसकी राष्ट्रपति की मर्जी हो तब तक राज्यपाल काम करेगा, अन्यथा ये नहीं कि 5 साल, ऐसा कुछ नहीं है ना। उच्च न्यायालय, ये ध्यान रखेंगे, परामर्श जो है, परामर्शी न्याय निर्णय जो होगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, ये भी लिया गया है कनाडा से, ठीक। बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन वो सारी चीज़ें रखी गई हैं जो प्रश्न बनता है, ठीक है। तो इन सब में से ये मत सोचिए कि अच्छा 4 है तो 4 में से एक याद कर लें, वही इंपॉर्टेंट है, 4 है तो चारों ध्यान रखेंगे। अब फ्रांस, अब कुछ अन्य लोगों को देख लेते हैं। फ्रांस में भाई स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, आदर्श, गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये सब लिया गया है फ्रांस में, है ना। लेकिन हम आमतौर पे देखते हैं, हम अपने संविधान के उद्देशिका में भी इन चीज़ों को रखते हैं कहीं न कहीं। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है, सबसे बड़ी बात समवर्ती सूची, 7वीं अनुसूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है, शक्तियों का विभाजन जिसे हम कहते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये प्रश्न आजकल ऐसे बन रहा है कि संयुक्त संसद के दोनों अब देखिए इतना बड़ा सा संसद हमारा बना है कि इकट्ठा जब सबको बिठाया जाए तो संयुक्त बैठक हो जाए, है ना। हालांकि पहले भी हो जाती थी, लेकिन अब और बेहतर कर दिया गया है। तो संयुक्त बैठक, प्रश्न बनेगा संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। संयुक्त बैठक का मतलब कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों एक साथ बैठ जाएं, है ना, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठेंगे, तो अध्यक्षता कौन करेगा। कितने लोगों के राष्ट्रपति हैं और कितने लोगों के और कुछ हैं है ना। विकल्प में राष्ट्रपति रहेगा, आधे लोग आधा प्रश्न पढ़ के राष्ट्रपति मार के आ जाएंगे खुश होकर के, और कहेंगे देखो मेरा तो देखो इतना बन रहा है, इस बार जो है सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। संयुक्त बैठक जो करेगा वो जो लोकसभा स्पीकर हैं, वर्तमान के कौन हैं, बिड़ला साहब, वो बिड़ला जी है ना, वही करेंगे। लेकिन बुलाता कौन है, यानी कि संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, आमंत्रित कौन करता है, राष्ट्रपति। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर ही, ठीक है ना। राज्यसभा के कौन होते हैं हमेशा, उपराष्ट्रपति, है ना, वहाँ के राज्यसभा के उपराष्ट्रपति महोदय। तो यहाँ से प्रश्न बहुत बन रहा है आजकल, ट्रेंड में है ये क्वेश्चन, ट्रेंड में ना, ट्रेंड का मतलब वो कहते हैं ना वायरल है, ठीक है। तो संयुक्त बैठक, लोकसभा स्पीकर, बुलाने का काम कहता है 17वां यानी कि या बुलाने का जो काम होता है, संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। अच्छा, व्यापार और वाणिज्यिक स्वतंत्रता भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। जर्मनी से भैया एक ही याद रखना है, जर्मनी का बीमर संविधान है, ठीक है ना। और बीमर संविधान से बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य लिया जाता है, ठीक है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, आपातकालीन के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन। मतलब ऐसा है, हमारे पास मूल अधिकार 12 से 35 तक, आपातकालीन स्थिति आ गई, मान लीजिए राष्ट्रपति शासन, या आपातकालीन स्थितियां कौन कौन सी होती है, कौन कौन से अनुच्छेद में है,
352, हाँ ये क्या है, ये राष्ट्रीय आपातकाल है, मतलब बड़ी बात है ना। बड़े विद्रोह या बाहरी युद्ध के वजह से, बाहरी आक्रमण हो जाए उसकी वजह से लगाया जाता है। कितनी बार लगाया गया है? 3 बार। 352, 356 बहुत बार लगाया गया है। इसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। इसके तहत कई बार छोटे स्तर पे तो 144 लागू कर दिया जाता है। ये सब चलता रहता है, राज्यपाल लोग देखते हैं। 360 तो वित्तीय है, ठीक है ना, वित्तीय आपातकाल, जो अभी तक नहीं लगा है और आगे भी नहीं लगेगा, ऐसा मैं चाहता हूँ, है कि नहीं। तो पता चला ये दोनों लागू हो गए या ये सब लागू होगा, तो आप कहेंगे कि अच्छा मेरा तो अधिकार है कि मैं घूमूंगा, है ना। हालांकि एक ऐसा अधिकार जो मौलिक अधिकार है जो जीवित रहता है, कौन सा? अनुच्छेद 21, आमतौर पे 21, है ना। आपके अपने प्राण तो जीवित रहें, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, है ना, ये निलंबन नहीं होता है। कई बार ये देखा जाता है कि प्रश्न पूछा गया है। तो मौलिक अधिकार जो आपके हैं कि हमें ये अधिकार है, हमें वो अधिकार है, हमें फलाना अधिकार है, वो सब कब खत्म हो जाएगा? जब क्या हो जाएगा? आपातकालीन स्थिति आ जाएगी, आपातकाल लागू कर दिया जाएगा। तो ये कहाँ से? जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ये कुछ हम चीज़ें लिए हैं अलग अलग देशों से, ठीक है ना। जापान से देख लेते हैं। विधि द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है वो जापान से लिया गया है, ध्यान से समझेंगे। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। रसिया से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चीजें लिए थे जिसमें से कर्तव्य हमें याद रखना है। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श, ये शब्द हम जोड़ते हैं, वहीं से लिया गया है, ठीक है। और बार बार कर्तव्य पूछा जाता है रूस से। अधिकार कहाँ से? मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से। मूल कर्तव्य, है ना, जो अच्छा मित्र होता है वो कर्तव्य निभाता है, ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना की कुछ विशेषताएं देखते हैं, बस 2 मिनट और। भारतीय संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया था, है ना, ये ध्यान रखेंगे। और इसके आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे BN राव, प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था, ध्यान रखेंगे। BN राव ने प्रस्तावना का प्रारूप तैयार किया था। संविधान के प्रारूप के लिए तो अंबेडकर जी रहेंगे, लेकिन प्रस्तावना का प्रारूप BN राव साहब तैयार करेंगे। लेकिन प्रस्ताव जो है, उद्देश्य या उद्देशिका हम कहते हैं, तो प्रस्तावना ये जवाहरलाल नेहरू आएंगे, ठीक है। अच्छा, प्रख्यात न्यायविद या संवैधानिक जो विशेषज्ञ थे पालकीवाल, इन्होंने क्या कहा था, ये थोड़ा सा कथन पूछ लेता है कि प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, ये पालकीवाल ने कहा था। ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अब हम देख लेते हैं हमारी प्रस्तावना एक्चुअली दिखती कैसी है, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, ये हमारी जो है उद्देशिका है, प्रस्तावना है, जो एक आई कार्ड के रूप में हमें दिखती, मतलब पूरा हमें संविधान का झलक यही दिख जाता है। हम क्या पूरे संविधान में पढ़ने वाले हैं वो एक ही पृष्ठ पे देखने को मिल जाएगी। जैसे शुरू करेंगे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949, ये ध्यान रखेंगे हिंदी वाला, मिति मार्ग शीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को, हिंदी वाला भी ध्यान रखेंगे। अगर SI वगैरह देंगे तो यहाँ से भी उठा लेगा, वैसे किसी भी उठा सकता है। फिर से कौन सी है? मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। कोई भी फुल स्टॉप आपको देखने को बीच में नहीं मिलेगा, पूरी बात एक ही बार में ऑब्जर्व करी गई है ना। कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं, है ना, लगभग 55 अनुच्छेदों का
हम उसमें देखते हैं संशोधन हुआ, ठीक है ना। उसमें संविधान संशोधन में 3, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को ऐड किया गया था। ध्यान से समझिए ये वाला प्रश्न, 42वां संविधान संशोधन 1976 को क्या किया गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ठीक है ना। तो आज की उद्देशिका के उद्देश्य से हम लोग करते हैं अभी तक, अभी थोड़ा विराम लेंगे, फिर अगले वीडियो में हम लोग या अगले क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ और पूछना है क्या? हाँ, अच्छा, कई बार ये भी प्रश्न पूछने लग जाता है, प्रश्न ऐसे बन जाता है कि संविधान लिखा किसने था, है ना, प्रेम बिहारी रायजादा, ठीक है ना। हाँ, पूरा नाम है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वैसे लिख लो। चलो अच्छा है, कम से कम इसी में प्रेम बिहारी नारायण। ध्यान से सुन लो ज्ञानियों, ये नाम देख लीजिए, नाम में वजन है ना, और इनकी राइटिंग में जो है दम था, समझ रहे ना। तो संविधान को एक्चुअली जो लिपिबद्ध किए थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने, तो इन्होंने मतलब लिखा था, ठीक है ना, समझ गए। तो ये प्रश्न वैसे पूछ भी लेता है कई बार। हाँ, ये तो डिजाइनर के रूप में ध्यान रखेंगे, जो थोड़ा सा ये डेकोरेशन अभी थोड़ा बहुत देख पा रहे होंगे, थोड़ा बहुत नहीं, ठीक ठाक डेकोरेशन है, तो थोड़ा सा अंश है ना। लिपिक कौन रहे हैं, और जो डिजाइन तैयार किया था जिन्होंने, तो डिजाइन लिख दें, कौन हो जाएंगे, नंदलाल बोस हैं पूरे, ठीक है ना। अच्छा है, बीच में याद दिला दिया आपने, कम से कम ये भी थोड़ा सा हो जाता है। पूरा जो उसका जो है कवर ओवर पे जो जिल्द के आसपास एरिया में बढ़िया सजावट जो हुई थी, उन्होंने नंदलाल बोस जी ने की थी, ठीक है ना। और ज़्यादा कुछ तो बनता नहीं है। कल से हम लोग चर्चा क्या करने वाले हैं, भाग, अनुसूची और अनुच्छेद, और ये हम लोग कवर करेंगे पूरा संशोधन तक, और फिर एक बार इसका पूरा मास्टर क्लास आएगा, 5-6 घंटे जितना भी लग जाए, शुरू से अंत तक, ठीक है ना। तो इस वीडियो में बस इतना ही, कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल के साथ बने रहिए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।